तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा की नई भर्ती के रिगार्डिंग में मैंने कल एक सेपरेटेड वीडियो बनाया था और मैंने आप सभी लोग को जानकारी भी दी थी कि पुरानी जीडीएस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि 30 मई 2024 तक यानी कि इस महीने के अंत तक जो है पुरानी भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना ओवरऑल कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों 40,200 नए पदों पर भारतीय डाक विभाग जीडीएस में नई भर्ती का जो स्वीकृत है वो मिल चुका है, जिसमें कि एबीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो 20,000 पद शामिल है, बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर में 14,200 पद शामिल है और डाक सेवक में 6,000 पद शामिल है। ओवरऑल 40,200 पद पर जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से जो नई भर्ती है वो आपको जून के सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा, यानी कि जून के सेकेंड वीक में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर आप पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर जो है एक वीडियो बना दीजिए, मतलब काफी सारे बच्चे जो है कमेंट किए थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सारी जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए काफी सारे बच्चे जो ऐसे हैं ना, जो कि 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप सभी लोगों ने एक चीज जरूर सुना होगा कि कम परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन ज्यादा परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। वो कैसे होता है पता है आपको? वो दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि वे बच्चे जिनका कम परसेंट मार्क्स होता है और जिनका सिलेक्शन होता है ना, उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस जो है यानी कि पद वरीयता सही से दिए होते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको अंधेरे में तीर नहीं मारना है, जो आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, वहां पर आपको तीर मारना है जिससे कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल सके और कहीं ना कहीं आप भीड़ से अलग हट सके। देखिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है ना बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लीज यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे, आवेदन करने के लिए जाओगे, तो सबसे पहले आपको एक सर्कल चूज करना पड़ेगा, यानी कि एक जो राज्य है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस स्टेट से आप लोग फॉर्म को फिल करोगे। और बेसिकली होता क्या है कि एक सर्कल के अंतर्गत जो है कई सारे डिवीजन होते हैं, जैसे D1, D2, D3, D4। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप सपोज दैट उत्तर प्रदेश सर्कल चूज करते हो तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, सहारनपुर, उसके अलावा बिजनौर, है ना, मतलब काफी सारे जो है डिवीजन आते हैं। और दोस्तों एक डिवीजन के अंतर्गत में कई सारे पोस्ट ऑफिस आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा रायबरेली का, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक डिवीजन पड़ता है रायबरेली, अगर मैं उसकी बात करूंगा ना तो उसमें जैसे कि ऊंचाहार हो गया, रायबरेली हो गया, सरेनी हो गया, अमावा हो गया, ये सारे के सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है ना। वहां पर कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं क्योंकि देखिए एक जो डिवीजन होता है ना वो छोटा मोटा डिवीजन नहीं होता है, उसमें कई सारे विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, इसी वजह से उसमें काफी सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि किस डिवीजन में कितने पोस्ट हैं वो पहले आपको देखना है कि किस डिवीजन में कितने सीटें हैं, आपको पहले वो नोटिस करना है। उसके बाद जहां पर ज्यादा पोस्ट होंगे, जहां पर ज्यादा सीटें होंगी, उस डिवीजन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जिस भी डिवीजन में ज्यादा सीटें होंगी ना उस डिवीजन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और आपको यह देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। जैसे कि सपोज दैट आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हो तो आपको यह देखना है कि आपकी कैटेगरी में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। तो आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये देखना है। जैसे कि जनरल में 600 सीटें हैं, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ओबीसी में 400 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 200, एससी में 500, एसटी में 300 और पीएच हैंडीकैप वालों के लिए 250 सीटें हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप जैसे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसमें 500 सीटें हैं, तो आपको एससी से तो फॉर्म को अप्लाई करना है, साथ में आपको जो है जनरल कैंडिडेट से भी फॉर्म को अप्लाई कर देना है। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ओबीसी से तो फॉर्म को अप्लाई करना ही करना है, साथ में आप जनरल से भी
पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। उससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि ओबीसी की सीटें फुल हो गई हैं, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो चूंकि आपने पोस्ट प्रेफरेंस जनरल से भी दे रखा है, तो जनरल में अगर रिक्त सीटें हैं तो वहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और देखिए पद की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सबसे पहले आपको बीपीएम सिलेक्ट करना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम जो पद होता है ना, वो दोस्तों बड़ा पद भी होता है, तो सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस बीपीएम के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है एबीपीएम और डाक सेवक के लिए जा सकते हैं। देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, यानी कि यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो, आप केवल जनरल से ही फॉर्म को फिल करोगे। इस चीज को आप लोग बिल्कुल समझिएगा बात को। अगर आप ओबीसी से आते हो तो आप ओबीसी और जनरल से फिल कर सकते हो फॉर्म को, एससी के अंतर्गत आते हो तो एससी और ओबीसी से और जनरल से फॉर्म को फिल कर सकते हो। पीएच हैंडीकैप हो तो वे केवल अपने ही कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पीएच हैंडीकैप से ही, वे अदर कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह आ जाती है ना कि सर ये बताइए किस डिवीजन से फॉर्म को फिल करना चाहिए। ये मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको बताया है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस डिवीजन से आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक होता है रूरल क्षेत्र जिसे हम लोग ग्रामीण एरिया बोलते हैं, और एक होता है अर्बन क्षेत्र जिसे हम लोग शहरी एरिया बोलते हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र की तरफ ज्यादा जाते हैं, वहां से फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है। देखिए ज्यादातर जो बच्चे हैं वे शहरी क्षेत्र में जाता है, तो आपको भीड़ के साथ जो है नहीं चलना है। आपको दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र जो है चूज करना है, वो एरिया चूज करना है जो कि ग्रामीण एरिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने अपने डिवीजन और अपने अपने जो है सर्किल को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रायबरेली डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वहां पर जो है फतेहपुर वगैरह हो गया है ना, बाराबंकी हो गया, ये सब जगह ऐसे है ना जो कि रूरल एरिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बच्चे कम अप्लाई करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन जो है ज्यादातर होता है। जैसे कि जिस डिवीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, उस डिवीजन में आपका जो है 80% मार्क्स है और उससे ज्यादा नंबर किसी और बंदे के नहीं है उस डिवीजन से, तो वहां पर आपका ही सिलेक्शन होगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि जिस डिवीजन से आपको फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके 80% मार्क्स है ना, 80% नंबर है, और उस डिवीजन से अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका कि 80% से ज्यादा नंबर है, तो वहां पर उस कंडीशन में आपका ही सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको जो है रूरल क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्र चुनना है, शहरी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं चुनना है। देखिए बाद में क्या होगा दोस्तों कि 1 साल काम करने के बाद आप ट्रांसफर ले सकते हो, शहरी क्षेत्र में भी जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सरकारी नौकरी लेना आवश्यक है, इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। देखिए नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब आप फॉर्म को फिल करने जाओगे ना, तो डिवीजन और सर्कल का एनालिसिस जरूर कर लें। अब आप लोग कहोगे कि सर ये क्या होता है डिवीजन और सर्कल जो है, ये एनालिसिस किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पुरानी भर्तियां आई है, जो स्पेशल ड्राइव करके जिसमें कि 12,828 सीटों पे भर्ती आई थी, उसके अलावा शेड्यूल सेकेंड जिसमें कि 30,038 पदों पे भर्ती आई थी, उसका 11 मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, कुछ का 5-6 मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। तो उसका आपको क्या करना है कि पहले एनालिसिस करना है कि किस डिवीजन का किस सर्कल में कट ऑफ ज्यादा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, हरियाणा हो गया, उसके अलावा पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली के बाद जो है उत्तराखंड हो गया, इन सभी सर्कल से आपको बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ है ना, आपको 99 और 100% देखने को मिलेगा। आप पुरानी मेरिट सूची उठा करके देख लीजिए। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस सर्कल के अंतर्गत आते हो ना, तो आपको कोई अदर सर्कल चूज करना है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि उस स्टेट से आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा जहां पर लोकल लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है। जैसे कि अगर आप हरियाणा से हो और आप हरियाणा से फॉर्म को नहीं फिल करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो आप अगर चाहते हो कि मैं राजस्थान से फॉर्म को फिल करूं, तो आप राजस्थान से फॉर्म को फिल कर सकते हो, यूपी से फॉर्म को फिल कर सकते हो, छत्तीसगढ़ से फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे जो एरिया है ना, वो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे डिवीजन है ना जहां पर यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ कम जाता है, कुछ ऐसे डिवीजन है
है जहां पर SC ST वालों का कट ऑफ जो है कम जाता है, तो इस चीज को आप लोग एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए पुरानी मेरिट सूची अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो तो आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं जितनी भी मेरिट सूचियां है ना पुरानी भर्ती का अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जा करके आप लोग जो है ये एनालिसिस कीजिए कि किस डिवीजन से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना है, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना है, कहां का कट ऑफ ज्यादा जाता है, कहां का कट ऑफ कम जाता है, ये बहुत जरूरी है। देखिए आंख बंद करके आप फॉर्म को अप्लाई कर दोगे ना तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जाकर के आप साइबर कैफे में फॉर्म को फिल कर दोगे, साइबर कैफे वालों को बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि आपका सिलेक्शन हो कि ना हो, ठीक है ना। इसलिए आपको यह समझना है कि कहां से मुझे फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा जहां से जो है मेरा सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले आपको ग्रामीण क्षेत्र से चूज करना है, वहां से आपको फॉर्म फिल करना है और उस डिवीजन या उस सर्कल को सिलेक्ट करना है जहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है कम जाता है। कट ऑफ देखिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जानते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड में यह स्थिति है दोस्तों कि 99% और 100% वाले बच्चे रो रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और पिछली बार ये जो भर्ती आई थी शेड्यूल सेकंड करके, जिसमें कि 30,041 पदों पे भर्ती आई थी, उसमें 59%, 62%, 69%, उसके अलावा 72% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप चले जाइए, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे ना तो यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। उसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की मैं बात करूँगा तो बहुत कम कट ऑफ जाता है। उसके अलावा गुजरात की बात करूँगा तो ये सभी ऐसे स्टेट है ना जहाँ पर आपको कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिले। नॉर्थ स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 70%, 72%, 78% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। देखिए काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं मेरे पास मैसेज करते हैं और कहते हैं सर मेरे 90% है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से नहीं डालते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और अगर सारी मेरिट सूचियाँ चाहिए आपको पुरानी भर्ती का, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप लोग सर्कल और डिवीजन का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। उसके अलावा नोट 2 की मैं बात करूंगा तो रिजर्व कोटे के अंतर्गत जो भी कैटेगरी आती है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। देखिए ये हकीकत है दोस्तों, रिजर्व कोटे के अंतर्गत जैसे कि अगर आप SC ST या फिर PH हैंडीकैप हो ना तो यहां पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। किसी भी कैटेगरी का किसी भी सर्कल में आप चले जाइए, किसी भी डिवीजन में चले जाइए, आप SC ST PH हैंडीकैप का जो है कट ऑफ उठा करके देख लीजिए, सबसे कम देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा जनरल और OBC की, अगर मैं बात करूंगा ना तो इन कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा जाता है, काफी हाई जाता है। तो यहां पर रिजर्व कोटे के अंतर्गत जो कैटेगरी आती है SC ST PH हैंडीकैप, उनको यहां पर फायदा मिलेगा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे कोविड-19 के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं, हाई स्कूल पास हुए हैं, उनको यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा वे बच्चे जो कि CBSE बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं ना, क्योंकि उनके परसेंटेज ज्यादा बनते हैं दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम भी है। और वे बच्चे जो कि 2010, 12, 14, 15 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं, उनका उस वक्त परसेंटेज काफी कम बनता था। हालांकि वे मेहनत से जो है 70%, 65% जो है बनाए होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 70% प्लस मार्क्स है ना तो आपको GDS की नई भर्ती में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना चाहिए, यार पूरे YouTube पर जानते हो कोई भी आपको नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये सारी जो जानकारी है वो और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका क्या है, डिवीजन और सर्कल का एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे, हमें ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना है कि शहरी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना है। और पहले पद वरीयता के बारे में अगर बात करूंगा तो BPM को सिलेक्ट करना है, ना कि ABPM और डाक सेवक को, ठीक है ना। देखिए BPM का जो पद होता है ना वो बड़ा होता है, इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि BPM के पद पे आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हो और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद ABPM का ही नंबर आता है, तो उसके बाद जो है आपको ABPM के पद पर जो है आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो एटलीस्ट होगा ये कि कहीं ना कहीं आपको GDS की जो भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही
यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और एक बात और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूं, रिजेक्ट होने से आप लोग बचिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर मैंने लिख रखे हैं ये बनवा लीजिए। ये सारे के सारे आवश्यक दस्तावेज हैं। जितने भी कैंडिडेट मेरे यूट्यूब चैनल पर नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि पुराने बच्चे ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ ये सारे आवश्यक दस्तावेज जो है मुझे बनाने हैं, लेकिन जो नए बच्चे जुड़े हैं ना उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये सारे के सारे दस्तावेज बना लीजिए, जिसमें कि 10वीं की अंक तालिका रहेगी, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का रहेगा, उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, पीएच हैंडीकैप वालों के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के अभी इशू है दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा तभी फाइनल पता चलेगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। पिछली वैकेंसी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लिया जाए, इसलिए अभी आपके पास समय है तो आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। ये 8 दस्तावेज मैंने लिख रखे हैं जो कि आपके डीवी के टाइम पे, और जब फॉर्म फिल करने जाओगे ना तो ये सारे के सारे जो आवश्यक दस्तावेज है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग जो है अभी बनवा लीजिए, हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।